वो ज्ञान का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है जीवन का विकास। और जीवन के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो है शिक्षा। और अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के दो आयाम हैं, एक है अध्ययन और एक है अभ्यास। एक है थ्योरी और एक है एप्लीकेशन। इन दोनों का समन्वित अध्ययन करने से ही शिक्षा का विकास होता है। आज हम लोग थ्योरी या एजुकेशन को, बुक्स को तो बहुत पढ़ते हैं। पढ़ाकू प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में, भारत के अंदर रहने वाले लोगों में बहुत है, परंतु उसके अभ्यास के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में इतना जोर नहीं दिया गया है जितना होना चाहिए था। भारतीय शिक्षा पद्धति में भी इसका अभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इसके कारण जो हम पढ़ते हैं, जो शिक्षार्थी शिक्षा विश्वविद्यालय में या अन्य संस्थानों में ग्रहण करते हैं, उनमें उस शिक्षा का उपयोग का अभ्यास ना होने के कारण उसकी उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास। और इन तीनों को आधार बनाकर मनुष्य का अपनी चेतना को जागृत करना और इसी का यथार्थ में ध्यान को रखकर एक विषय बनता है, वो है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान है क्या? किन परिस्थितियों में, किन कारणों से जीवन विज्ञान का उदय हुआ, उसके क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसकी क्या प्रविधियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति ऋषि और कृषि प्रधान रही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने भी कहा था कि ऋषि बनो कृषि करो। उन्होंने एक नारा दिया था कि ऋषि बनो कृषि करो। सदियों से ऋषि, महापुरुष, संत, साधु, परिवारजक, महात्मा, महान आत्माएं संन्यास लेकर घूम घूम कर मनुष्य के जनजीवन में, मानव के जनजीवन में, समाज के अंदर अध्यात्म, नैतिकता, करुणा, प्रेम आदि संस्कारों का मूल्यों का संप्रेषण और उनका पल्लवन करते रहे हैं। इससे व्यक्ति की चेतना परिष्कृत होती है, जीवन मूल्यों का विकास होता है, स्वस्थ समाज के निर्माण का काम आगे बढ़ता है। इस दृष्टि से जीवन विज्ञान कोई नई बात नहीं है, पर इसका उद्भव कब हुआ यह कहना बहुत कठिन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका नए आयामों में एक अर्थ हुआ और नए आयामों में इसका एक प्रारंभ हुआ। भारत की आजादी से पूर्व शत्रुओं के आक्रमण, देश की गुलामी, प्राचीन भाषा और साहित्य को जनमानस से दूर कर देना, छीन लेना, तोड़ देना, अपनी संस्कृति से अपरिचय हो जाना, उसके कारण जीवन के जो उन्नत मूल्य थे, जो भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान थी, उससे दूरी बनती चली गई। सहिष्णुता, सह-अस्तित्व, सौहार्द और प्रेम की जगह असहिष्णुता, सांप्रदायिकता और विद्वेष ने अपना स्थान बना लिया। समाज में जीवन के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आती चली गई। लगभग 7 शताब्दियों के बाद, 700 वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई।
परंतु वो स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत दो हिस्सों में बढ़ गया। टू नेशन थ्योरी के कारण, भारत के दो हिस्सों में बंटने के कारण जनसंख्या का एक बड़ी मात्रा में पलायन हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए और हिंदुस्तान विभक्त हो गया। यहां लोकतंत्रीय प्रणाली विकसित हुई, पर जातिपात, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकता, अनुशासनहीनता, पद की लालसा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। जो शाश्वत मूल्य थे जीवन के, वो छोड़ करके सत्ता में ही सुख है और सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और एक नया नारा गढ़ दिया गया कि सत्ता और प्रेम पाने के लिए सब कुछ जायज होता है, ऐसा कहते हैं। तो सत्ता, उस विलासता के अवगुणों के कारण भारतीय संस्कृति को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचने लगी और इन समस्याओं से चरित्र विकृत होता गया और मानस, जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो देश के आम नागरिक हैं, वो प्रताड़ित होते गए, उनका मानसिक उत्पीड़न होने लगा। अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए अनेक महर्षियों ने अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए कि समाज में शुचिता का भाव कैसे प्रारंभ हो। इसमें जैन धर्म के, जैन संस्कृति के एक बहुत ही महामना ऋषि आचार्य तुलसी ने इस राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का बहुत निकटता से अध्ययन किया और अध्ययन करके उन कोमल हृदय आचार्य तुलसी ने अपनी चेतना को एक अलग ही अनुभूति से झंकृत किया। उन्होंने समस्या के समाधान के रूप में ये चिंतन किया कि असली आजादी जब ही आ सकती है जब मनुष्य का चारित्रिक और नैतिक उत्थान हो। इसी उदार भावना, चिंतन मनन और प्रबल पुरुषार्थ का परिणाम बना अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत आंदोलन 12 मार्च 1949 को प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन जीवन में विकास का पहला एक विषय बना। अणुव्रत अनुष्ठाता आचार्य तुलसी ने जन जन तक नैतिकता की आवाज बुलंद की। लगभग 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करके पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक लोगों से संपर्क साधा। ग्रामीणों की झोपड़ी से लेकर संसद के भवन तक अपने विचार पहुंचाए। जीवन मूल्यों के विकास में अहर्निश अथक प्रयास किए। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद अणुव्रत आंदोलन जीवन मूल्यों के विकास का एक नया चरण और एक घटना बनी। अब इस अणुव्रत आंदोलन को किया कैसे गया? उस अणुव्रत आंदोलन का पहला जो उपयोग था वो था प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है ध्यान में केंद्रित होकर के व्यक्ति की संकल्प शक्ति का जागरण, उसकी आत्मिक प्रबलता का जागरण, आत्मिक शक्ति का जागरण। बहुत सारे व्यक्ति अणुव्रत के नियमों को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में और ज्यादा मजबूत और दृढ़ बन जाते हैं और कुछ लोग उन परिस्थितियों में अडिग नहीं रह पाते। तब ये अनुभव किया गया कि ऐसे लोगों की संकल्प शक्ति के विकास के लिए प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल प्रक्रिया भी जुड़े। अणुव्रत आचार संहिता के सैद्धांतिक उपक्रम के साथ साथ
प्रायोगिक रूप भी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग विकल्प के रूप में सामने आए। अणुव्रत अनुशासता आचार्य तुलसी की प्रेरणा पाकर युवाचार्य महाप्रज्ञ, जो आचार्य महाप्रज्ञ हैं, 1962 में प्रयोग प्रारंभ किए। 13 वर्ष के निरंतर दीर्घकालीन अनुसंधान और अन्वेषण से प्रेक्षा ध्यान प्रयोग पद्धति समाज के सामने प्रस्तुत की, जिसका नामकरण 1975 में जयपुर में हुआ और 1977 में इसके विविध शिविर प्रारंभ हो गए। प्रेक्षा ध्यान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दृष्टिकोण बदल सकता है। ये कोई स्थायी तत्व नहीं है। आदत, स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और यह तथ्य शिविर काल में और भी अधिक प्रमुखता से प्रमाणित हुआ। वृत्तियों को बदलने के लिए विभिन्न उपाय निर्दिष्ट किए गए। अनेक व्यक्तियों ने अनेक प्रयोग किए और उनके अच्छे परिणाम भी आए। ये प्रयोग उन वृत्तियों के परिष्कार के लिए निर्दिष्ट किए गए जिनसे विकृति उत्पन्न होती है। यह क्रम पहले शिक्षा के साथ नहीं जुड़ा था। ये शिक्षा से अलग एक अध्यात्म के साथ जुड़ करके इन प्रयोगों ने मानस को, मनुष्य को संकल्प शक्ति की प्रेरणा दी। परंतु ये जब सफलता मिलने लगी तो ये माना गया कि बड़े आदमी को बदलने के स्थान पर छोटे बच्चे को बदलना ज्यादा आसान है। इसीलिए इस पर चिंतन किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। फलस्वरूप अणुव्रत के सिद्धांतों, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों से पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया और उसे शिक्षा का साथ जोड़ा गया और इस पाठ्यक्रम को नाम दिया गया जीवन विज्ञान, जिसका चिंतन, जिसकी विवेचना, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। वस्तुतः जीवन विज्ञान जो ये नाम है, इससे पूर्व सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा शिक्षा पद्धति को क्या नाम दिया जाए, इन प्रयोगों को क्या नाम दिया जाए, इस विषय पर बहुत चिंतन चला। नाम की चर्चा और चिंतन में अनेक नाम सामने आए। योग शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा, अनेक दृष्टियों से विचार किया गया, पर कोई भी नाम पूर्णता को लेकर के सार्थक नहीं हो पा रहा था। इसलिए सभी नाम किसी न किसी कारण अनुपयुक्त रहे। तो अनुपयुक्त रहने के कारण उन नामों को विचार नहीं किया जा सका। अनेक शिक्षा आयोगों का यह भी मत रहा कि शिक्षा को योग शिक्षा का नामकरण कर दिया जाए, पर इस नाम की अपनी एक सीमाएं थी। आज योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम तक कर दिया गया है। योग मतलब आसन और प्राणायाम, जबकि अष्टांग योग में पढ़ेंगे, हमने आपको पहले बताया कि 8 प्रकार के योग में जो आने वाले तत्व हैं, उनका चिंतन विवेचन किया गया है। नया पाठ्यक्रम का विषय बहुत विस्तृत था। अनेकांत जैसे विस्तृत विषय वस्तु से युक्त पाठ्यक्रम को योग शिक्षा नाम देना उचित प्राप्त नहीं होगा। अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो ऐसे वाद हैं जिससे व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं भी सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, ऐसा दावा वो नहीं कर सकता। एक बात को अनेकों रूपों से कहे जाना या एक बात के अनेक अर्थों को स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण कार्य है। अहिंसा, अनेकांत जैसे विषय शिक्षा के, योग शिक्षा के नाम के अंतर्गत आकर के अपना प्रभाव नहीं बना सकते थे। इसी समग्र विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए योग शिक्षा के नाम को हटा दिया गया। नैतिक शिक्षा का भी नाम रखा गया, पर नैतिक शब्द ही अपने आप में स्पष्ट नहीं है।
नैतिक शिक्षा एक उपदेशात्मक शिक्षा है, इसका प्रयोगों से इतना तात्पर्य नहीं जुड़ता और उपदेश का प्रभाव कभी स्थायी नहीं रहता। हमने अभी उपदेश सुना, हमारे विचार बदले और जैसे ही हम घर आए या उपदेश खत्म हुआ, हम अपनी पुरानी उसी क्रिया में तल्लीन। स्थायित्व के लिए प्रयोग बहुत आवश्यक है, उसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। नए पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य ही उपदेश नहीं, प्रयोग और अभ्यास था। इसलिए नैतिक शिक्षा का नाम देने से नए पाठ्यक्रम की मुख्य उद्देश्य और स्पष्टता का अभाव हो रहा था, अतः यह नाम भी उपयुक्त नहीं पाया गया। स्वास्थ्य शिक्षा, इसका तो बड़ा ही सीमित क्षेत्र है। केवल शरीर से संबंधित व्याधियों को कैसे योग के द्वारा दूर किया जाए, परंतु इससे सामाजिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, मानसिक विकास की कोई परिकल्पना है ही नहीं। इसलिए नाम तो बिल्कुल भी सटीक और बिल्कुल भी योग्य नहीं पाया गया। मूल्य परक शिक्षा, नाम देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु इसमें भी कई कठिनाइयां थी। बहुत सारे लोग मूल्य परक शिक्षा के नाम पर काम कर रहे थे और जनरली मूल्य परक शिक्षा जो है वो रोजगार शिक्षा से बदल गई। उसमें भी मानवता के मूल्यों, अध्यात्म, सामाजिक चेतना आदि विषयों का विकास होना संभव नहीं लग रहा। तब ये चिंतन किया गया कि ये जो प्रयोग किए गए, ये जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया, इसका नाम दिया जाए जीवन विज्ञान, यानी कि जीवन को जीने का विज्ञान। और विज्ञान से हम सभी परिचित है, ये खोजों और प्रयोगों पर ही तो आधारित है। ठीक है, परिभाषाएं इसके साथ होती हैं, पर जब हम किसी भी वस्तु का विश्लेषण करते हैं और उसके ऊपर प्रयोग और उसका एप्लीकेशन करते हैं, तब विज्ञान की सार्थकता प्राप्त होती है। और जीवन विज्ञान ये दो शब्दों से बना है, जीवन, और जीवन के लिए क्या आ गया, जीवन प्राण धारणम, यानी कि प्राण को धारण करना ही जीवन है। अगर प्राण नहीं रहेंगे तो जीवन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और मृत काया जीवित नहीं कही जा सकती। अब आचार्य महापर ने जीवन का बड़ा सुंदर अर्थ दिया। जीवन का अर्थ है शरीर, प्राण, मन, चित्त, कर्म और भाव। इनका जो सम्मिलित रूप है वो जीवन है। जीवन केवल शरीर नहीं है, जीवन केवल प्राण भी नहीं है, जीवन केवल मन भी नहीं है, जीवन केवल चित्त भी नहीं है, और जीवन केवल कर्म भी नहीं है, जीवन केवल भाव भी नहीं है। इन सब का सम्मिलित स्वरूप ही तो जीवन है। और विज्ञान का अर्थ है कि किसी भी विशेष वस्तु को एक देश या संपूर्ण रूप से जानना। कितनी सुंदर बात है। एक देश यानी एक प्रकार से, और जब एक प्रकार से जानेंगे तो अनेकों प्रकारों को मिलाकर के हम उसको स्वरूप को पहचान सकते हैं। अर्थात जीवन विज्ञान का अर्थ हुआ जीवन के मूलभूत अंग, जीवन के संपूर्ण पक्ष, जीवन को सही रूप से, विशेष रूप से जानने का विज्ञान। और सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन विज्ञान चारित्रिक और नैतिक विकास की सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षा पद्धति ही तो है। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ ने जीवन विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि जीवन विज्ञान सम्यक जीवन जीने की कला का वैज्ञानिक प्रशिक्षण है। सम्यक, जीवन विज्ञान अहिंसा की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा और आंतरिक परिवर्तन की शिक्षा पद्धति का नाम है। वही दया का
अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, वही सिद्धांत बार 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 जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है वो इसमें परिलक्षित हो जाता। शिक्षा में अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान की समन्वित पद्धति का नाम भी तो जीवन विज्ञान है, और जीवन जीने के नियमों की खोज का नाम भी जीवन विज्ञान है। जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे बेहतर रूप से जिया जाए, समाज के रूप में कैसे जिया जाए, परिवार के रूप में कैसे जिया जाए, देश की इकाई के रूप में कैसे जिया जाए, इसका नाम जीवन विज्ञान। और जीवन के मुख्य अंगों पर विचार एवं उस पर प्रयोग करना भी जीवन विज्ञान है। इस प्रकार से हम जीवन विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन विज्ञान वो विज्ञान है जिसका अर्थ है संतुलित शिक्षा प्रणाली। और संतुलित शिक्षा प्रणाली के 4 आयाम बता दिए। कौन कौन से? शारीरिक विकास, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा, शरीर का विकास ठीक से नहीं होगा, तो कुछ भी कार्य कर पाना असंभव है। दूसरा क्या है? बौद्धिक विकास। शरीर तो पहलवान जैसा हो गया, बौद्धिक विकास है नहीं, तो मनुष्य मूर्ख जैसा ही तो है। तो बौद्धिक, पहला विकास हुआ शारीरिक विकास, दूसरा विकास हुआ बौद्धिक विकास, और तीसरा हुआ मानसिक विकास, विवेक का विकास, बुद्धि को प्रयोग करने का विकास, और चौथा हुआ भावनात्मक विकास, भावात्मक विकास। क्योंकि जब तक भाव नहीं होंगे, जब तक जीवन के अंदर उनका संचार नहीं होगा, भाव से द्रव्य का मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी अनुकूल कार्य करना संभव नहीं है। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा कर सकते हैं। हमने पहले कहा शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास के नाम में ही निहित है कि ये शरीर से संबंधित विज्ञान है। हमारे शरीर में चिकित्सा शरीर विज्ञान के अनुसार 11 तंत्र हैं पूरे शरीर में। ये विधाता का एक विलक्षण स्वरूप है, विलक्षण रचना है। अब वो 11 तंत्र कौन कौन से हैं? पहला तंत्र है पाचन तंत्र। दूसरा है जैसे कि हम खाते हैं और पचाते हैं, जो योग्य होता है वो शरीर ग्रहण होता है, जो अयोग्य होता है वो मल और मूत्र के रूप में बाहर चला जाता है। दूसरा है श्वसन तंत्र, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसी से हमारी जीवन चलता है। तीसरा है उत्सर्जन तंत्र, हम हर तरफ से उत्सर्जन करते हैं, सांस का उत्सर्जन करते हैं, मैल का उत्सर्जन करते हैं, धूप का उत्सर्जन करते हैं, पसीने का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारे तंत्र शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। उसके साथ साथ है अस्थि तंत्र, हमारे शरीर में हजारों हड्डियों का एक जाल फैला हुआ है, जिसे हम अस्थि तंत्र के नाम से जानते हैं। ग्रंथि तंत्र, अनेक प्रकार की कोशिकाएं, ग्रंथियां हैं, पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उसे ग्रंथि तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र, हम सभी जानते हैं कि प्रजनन के लिए आवश्यक अंग मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, और उनका भी ठीक होना इस प्रकृति को, इस नियति को, इस संस्कृति को, इस समाज को आगे चलाने के लिए नितांत आवश्यक है। मांसपेशी तंत्र, सब जानते हैं, मांसपेशियों से ही पूरा शरीर ढका हुआ है। और रक्त परिसंचरण तंत्र, हम सभी जानते हैं हार्ट का काम क्या है, दिल का काम है रक्त को बहाना, और उसके बाद उसे उत्सर्जित करना, इकट्ठा करना, साफ करना, और फिर वापस शरीर में छोड़ देना। और लगातार दिल इसके लिए काम करता है, हृदय इसके लिए काम करता है, एक क्षण का भी विराम नहीं होता। इन तंत्रों का जो योग है उसको कहा गया शरीर। और यदि इन 11 तंत्रों में किसी में भी एक विकार पैदा हो जाए, एक में कमी आ जाए,
और वो सम्यक रूप से काम ना करे, सब मिलके एक साथ काम ना करे, तो शरीर का संकोचित विकास नहीं होता और अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर को ग्रसित करने लगती हैं और विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और शरीर या व्यक्ति कुछ करने में सक्षम नहीं होता। तो इन 11 अंगों की सम्यक कार्यवृत्ति ही शारीरिक विकास है। ये सारे अंग सुरक्षित रहे, ये सारे अंग क्रियाशील रहे, इसी का नाम शारीरिक विकास है। तो दूसरा विकास बता दिया, बौद्धिक विकास। हमारे मस्तिष्क में विभिन्न कार्यों के लिए अनेक प्रकोष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क एक साथ सारे कार्य करता, उसके प्रकोष्ठ बने हुए, उसके कार्यालय बने हुए। स्मृति, जहां चीजें टेप हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। बुद्धि, जहां पर क्या किया जाए ये समझ आती है। चिंतन, किसी भी विषय को परिभाषित करने के लिए, किसी भी विषय को समझने के लिए जिस चिंतन की, जिस सोच की आवश्यकता होती है, इन सबके अलग अलग प्रकोष्ठ है। हमारा बौद्धिक विकास बुद्धि के प्रकोष्ठों के विकास से ही तो संबंधित है। जितना जितना इन प्रकोष्ठों की कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, उतना उतना बौद्धिक विकास होता चला जाता है। तीसरा हमने कहा मानसिक विकास। जो पंचेंद्रिय जीव है, आप सभी जानते हैं 5 इंद्रियां हमारे पास हैं और ये इंद्रियां अपने अपने विषय को वर्तमान काल में ही ग्रहण कर सकती हैं। जैसे हम किसी को चीज को छू करके स्पर्श इंद्र से ये जान सकते हैं यह कठोर है या मृदु है, सूंघ कर जान सकते हैं बदबू है या खुशबू है, सुनकर जान सकते हैं कर्णप्रिय है या कर्णप्रिय नहीं है, चख करके जान सकते हैं कि सुस्वादु है या बेस्वाद है। तो इस प्रकार से देख करके ही जान सकते हैं कि ये देखने योग्य है या देखने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार जो मन इंद्रिय है उसके द्वारा ग्रहित करने वाले सभी विषयों और कालों का ग्रहण करना, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भविष्य में आने वाले हो और चाहे भूतकाल के हो, इनको चिंतन करने वाला मन को परिभाषित करते हुए कहा गया सर्वार्थ ग्राही तरकालियम मना, यानी मन के 3 काम बताए। मानसिक विकास के लिए विकास और मन के 3 काम बता दिए, स्मृति, चिंतन और कल्पना। ये तीनों सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक चिंतन और सम्यक कल्पना मानसिक विकास को दिखाती है, वहीं गलत स्मृति, गलत चिंतना, गलत कल्पना अविकसित मानसिकता या विनाश की ओर ले जाती है। चौथा है भावनात्मक विकास, भावात्मक विकास। संवेग एक बहुत ही जटिल भावनात्मक प्रक्रिया है। भाव संवेग की पूर्ण अवस्था है। भावों के उफान के पश्चात ही तो संवेग की कल्पना बनती है, संवेग की अवस्था बनती है। भाव में मनुष्य के भीतर जो विद्यमान भाव होते हैं वो जब बाहर का निमित्त पाते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। जैसे अगर मन दुखी है, बाहर का भाव आया, मन रोने को करने लगता है, खुशी है तो हंसने को करने लगता है, गमगीन है तो उदास हो जाता है। और जैसे जैसे भाव बदलते रहते हैं, मनुष्य की परिस्थिति और क्रिया बदलती रहती है। घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, शंका, ये सब नकारात्मक भाव हैं। वहीं इन नकारात्मक भावों का प्रबल होना भावनात्मक ह्रास है, पतन है। सकारात्मक भावों में वृद्धि होना ही भावात्मक विकास का लक्षण है। दया, प्रेम,
शुचिता, तपस्या, सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, साथ जीने की भावना, ये सब सकारात्मक भाव है और इन्हीं से चारित्रिक मानसिक विकास होता है और इन्हीं से विकास की एक भावना परिलक्षित होती है। तो संतुलित शिक्षा प्रणाली का तात्पर्य है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो इन चारों आयामों पर ध्यान दे, जो सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सके और इसी विज्ञान की उठाया कदम है जो कि 4 तथ्यों पर ध्यान करके उठाया गया है। और वो 4 तत्व कौन से हैं? प्राणधारा का संतुलन, जैविक संतुलन, क्षमता आस्था का जागरण और परिष्कार। अब ये 4 तत्व ऐसे हैं जिनसे हम शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावात्मक विकास कर सकते हैं। अब हम इन चारों तत्वों की विवेचना यहां पर